नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा इतिहास विषय का घटना चक्र का डिस्कशन चल रहा है, जिसमें हमने बात कर ली है सबसे पहले तो लेक्चर 1 में अपने पाषाण काल के बारे में। आज हम बात करेंगे सैंधव सभ्यता के बारे में। तो सैंधव सभ्यता के बारे में बात करने से पहले जो है पाषाण काल में कुछ ज़रूरी चीज़ें जो है वह क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नहीं थी, तो उन्हें भी हम देख लेंगे। और उसके पहले जो है देखने से पहले उसे जो मित्र नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी दबा लें, और जो मित्र साथ में हैं वह चैनल को लाइक करते चलें और अन्य मित्रों के साथ भी हमसे जुड़ते रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं जो चीज़ें छूट गई थी। तो छूट गया हुआ ये था कि भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, कब? 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, तो 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार ने एक विभाग के रूप में गठित कर दिया। फिर 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। ठीक है, और वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया था। ठीक है, यह एएसआई के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। क्या क्या? तो सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को एक अलग से विभाग के रूप में गठित कर दिया गया। उसके बाद 1901 में लॉर्ड कर्जन के काल में इसका नाम बदल करके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर दिया गया और इसे एक एकीकृत इकाई के रूप में या केंद्रीकृत बना दिया गया, जिसके प्रथम महानिदेशक सर जॉन मार्शल को बनाया गया था। ठीक है, और उन्होंने 1902 में अपना कार्यभार ग्रहण किया। इसके अलावा एक और चीज़ थी, यहाँ देखिए, एक प्रश्न आपको याद होगा, अगर आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा तो वहाँ पूछा गया था कि महाराष्ट्र में मृतकों को किस से किस दिशा में दफनाते हैं, तो बाकी अन्य मृतकों के बारे में किस प्रकार से दफनाया जाता है इसको भी देख लीजिए। पाषाण काल में किस प्रकार दफनाया जाता था, तो देखिए महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर से दक्षिण की दिशा में रखा जाता था। ठीक, यानी कि उनका सर उत्तर की दिशा की तरफ होता था और पैर जो है वह दक्षिण की दिशा की तरफ होता था। ठीक है, इसी प्रकार से लेकिन दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, ठीक, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर दक्षिण भारत में वो रखा जाता था। ठीक, ऐसे नहीं, पूर्व से पश्चिम इधर होगा ना, पूर्व इधर हो जाएगा, पश्चिम इधर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ लिटाया जाता था। ठीक, अब देखिए पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान, यानी कि पश्चिमी भारत में आपका संपूर्ण समाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था। ठीक, संपूर्ण समाधान को एक्सटेंडेड बरियल बोलते थे और जो आंशिक समाधान होता है इसे फ्रैक्शनल बरियल बोला जाता है। ठीक, बस आइए देखते हैं, बात करते हैं अपने अगले चैप्टर, जो कि आज का हमारा टॉपिक है सैंधव सभ्यता के बारे में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही चर्चा करते हैं। हाँ, कुछ ज़रूर चीज़ें अगर छूट जाएंगी तो उन्हें ज़रूर फिर से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है। बताइए आप लोग। ऑप्शन है ए संस्कृति पर, बी अर्थव्यवस्था पर, सी धर्म पर, या डी विज्ञान पर। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया अर्थव्यवस्था पर आश्रित है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, कंफ्यूज मत करिए संस्कृति को लेकर के। देखिए, जैसे जैसे मानव खाद्य संग्राहक बना, कृषि उत्पादक बना, उद्योग बना, यह सब अर्थव्यवस्था के परिवर्तन के आधार पर होता गया। ठीक, वैसे वैसे अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था भी उसी अनुरूप में बदलती गई। ठीक, संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है। ऑप्शन है ए सुमेरियन सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी वैदिक सभ्यता, या डी मेसोपोटामिया सभ्यता। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता नहीं, हड़प्पा पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए, हड़प्पा नामक पूरा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण इसे
या सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, मतलब सैंधव सभ्यता के प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से मिले थे, किस स्थल से मिले थे, तो भैया यह मिले थे हड़प्पा से। ठीक, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कभी कभी या कहीं कहीं कहा जाता है। ठीक, यह देखिए, यह मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समान ही थी। ठीक, इन्हीं के समकालिक थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन है ए प्रागैतिहासिक युग से, बी आद्य ऐतिहासिक युग से, सी ऐतिहासिक युग से, या फिर डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। देखिए, जिस काल की लेखन कला को अभी तक पढ़ा ना जा सका हो या पढ़ने में असमर्थ हो व्यक्ति, उसे आद्य ऐतिहासिक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। किस प्रकार की लेखन कला वहाँ होती थी, तो लेखन कला वहाँ होती थी भाव चित्रात्मक। यहाँ देखिए, भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक लिपि यानी चित्रों के माध्यम से बताया जाता था, ठीक, चीज़ों के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। ऑप्शन है ए वह नगरीय सभ्यता थी, बी उसकी अपनी लिपि थी, सी उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, या फिर डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता इस अर्थ में गैर आर्य थी क्योंकि उसकी सभ्यता नगरीय थी, जबकि आर्य सभ्यता कैसी थी, आर्य सभ्यता कैसी थी, तो आर्य सभ्यता थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यह देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है। ऑप्शन है ए लिपि, ऑप्शन बी नगर नियोजन, ऑप्शन सी तांबा, या फिर ऑप्शन डी मृदभांड। मृदभांड आपको बताया जा चुका है पाषाण काल के बारे में। बताइए क्या होता है मृदभांड। मिट्टी के बर्तनों को मृदभांड बोलते। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ही। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व रखे जाने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, उसकी मृदभांड। ठीक, यहाँ देखिए मृदभांडों के बारे में बताया भी गया है, मिट्टी के बर्तनों के बारे में। ठीक है, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि का ज्ञान, नगर नियोजन आदि संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से भी अधिक विकसित थी। क्यों? क्योंकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी लेकिन इनकी सभ्यता नगरीय थी। ठीक, पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। ठीक है, इनकी मृदभांड कैसे थी, तो इस स्टेटमेंट पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए, काले रंग की आकृति से चित्रित लाल मृदभांड। ठीक, कैसा मृदभांड यानी मिट्टी के जो बर्तन होते थे उनका कलर तो लाल होता था लेकिन वह काले रंग की आकृतियों से चित्रित होते थे। ठीक है, जहाँ जहाँ हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता थी वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं यह आर्यों से संबंधित माने गए। ठीक, यानी आर्यों के संबंध में किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, धूसर और चित्रित धूसर मृदभांड। वहीं काले रंगों से चित्रित लाल मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता में बनाए जाते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। ऑप्शन है ए इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, बी इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, सी इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, या फिर डी उपर्युक्त सभी। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। ठीक, इसके पास अपना शहरी विकसित जीवन था, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी और यहाँ पर लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था क्योंकि इसीलिए इन्हें शांति प्रिय सभ्यता भी माना जाता है। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन में उसी चीज़ को बताया गया। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी।
सिंधु सभ्यता जो है की लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन है ए शिलालेख, बी पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, सी पुरातात्विक खुदाई, या फिर डी उपर्युक्त सभी। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, हड़प्पा संस्कृति या सैंधव संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई ही है, क्योंकि लिपि को तो पढ़ा नहीं जा सका है। जो कुछ है वह खुदाई से प्राप्त हुई चीज़ें ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन है ए शिलालेख, बी पुरातत्व संबंधी खुदाई, सी बर्तनों की मुहरों पर लिखावट, या फिर डी धार्मिक ग्रंथ। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अभी अभी ऊपर ही देखा भाई, पुरातात्विक खुदाई। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई। ऑप्शन है ए मोहरे, ऑप्शन बी बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, ऑप्शन सी मंदिर, या फिर ऑप्शन डी लिपि। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंधु सभ्यता के निवासियों को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई मोहरे हैं। ठीक, यहाँ देखिए, यह ऑप्शन तब सही होता जब यहाँ पे हथियार, औजार जैसी चीज़ें ना होती। ठीक है, देखिए यहाँ पे सैंधव सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों में खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से 3000 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। कितनी? 3000 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई, और इन मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर भी प्रकाश पड़ता है। जैसे किसी किसी में साधु महात्मा बने हुए हैं, तो किसी किसी में भेड़ बकरी ये सब बना हुआ है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में। ठीक, चलिए इसे आपको पढ़ना है। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करिए, इसे जल्दी से पढ़िए फिर बताइए। चलिए, अब तक आपने वीडियो पॉज करके देख लिया होगा। तो इसमें सही जोड़ा नहीं है ऑप्शन नंबर ए एम रफ़ीक मुगल। ठीक, इनका मानना था हड़प्पा सभ्यता स्थानीय है, न कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा लेकर के यह सभ्यता विकसित हुई। ऐसा कुछ भी नहीं, इनका मानना था एम रफ़ीक मुगल जी का, यह सभ्यता स्थानीय थी। ठीक, इसी प्रकार से अन्य को देख लीजिए। आइए एक्सप्लेनेशन में कई लोगों के साथ इन सबको देखते हैं। ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। देखिए, सीधा सीधा स्पष्ट रूप से क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत कठिन भी नहीं है। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। कौन कौन से? तो EJH मैके का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर या दक्षिण मेसोपोटामियाई से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। प्रवसन यानी वहाँ से जो लोग आए थे, ठीक, उनके आने के कारण हुआ। ठीक, और इन्हीं के समरूप जो है प्रवसन के सिद्धांत को DH गार्डन, मार्टिमर व्हीलर, इन सब का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुआ है। ठीक, किसका किसका? DH गार्डन, मार्टिमर व्हीलर, EJH मैके का। ठीक, नेक्स्ट अलमंदा घोष का क्या विचार था इस विषय में? तो अलमंदा घोष ने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। ठीक, यह मानते थे कि हड़प्पा सभ्यता स्थानीय है, कहीं से यह आई नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार का विचार स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज F डेल्स और रफ़ीक मुगल आदि सभी ने जो है स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को ही मान्यता दी थी। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ भी सूची दी हुई है और आपको मैच कराना है किस सभ्यता को, कौन कौन से स्थल को किसने किसने खोजा था। यहाँ पे 3 ही दिख रहा है, 3 आप देखिए, चौथा मैं अभी ऊपर चलता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए यह चौथा ऑप्शन कौसाम्बी। चलिए मैच कराइए। आइए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक,
एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्योंकि सारे इधर उधर में हैं, अलग अलग पेजों पे हैं। तो देखिए, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1923-24 और 24-25 में खुदाई के दौरान की गई थी। हस्तिनापुर की खोज बी लाल द्वारा 1950 से 52 में की गई। तक्षशिला जॉन मार्शल द्वारा 1913 से 34 तक की गई और कौशाम्बी की एमजी मजूमदार द्वारा 1936 और 37 में। ठीक है, फिर से देख लीजिए, हड़प्पा दयाराम साहनी, हस्तिनापुर सन भी देख लीजिए। हड़प्पा दयाराम साहनी 1923-24 और 24-25, हस्तिनापुर बीलाल 1950 और 52, तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 और 34, कौशाम्बी एजी मजूमदार 1936 और 37 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन है ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, या फिर डी चांदी के आहत सिक्कों में। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ बताया गया है, इसको छोड़िए, राजस्थान के जावर और अजमेर की खानों से ये लोग हड़प्पा निवासी जो है यह चांदी प्राप्त करते थे। कहाँ कहाँ से? राजस्थान के जावर और अजमेर की खानों से। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन है ए लाल, बी नीला हरा, या फिर सी पांडु, या फिर डी नीला। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाल। ठीक, किस प्रकार से ये बनाते थे इसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ दी हुई है। देखिए, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। कभी कभी स्टेटमेंट में सीधे सीधे यह चीज़ पूछ लेगा और पूछ देगा कि बताइए सही है या गलत, तो ध्यान से चलिए। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था और परिपक्व हड़प्पा के दौरान में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाता था। चाक जैसे आप टीवीओं में देखते होंगे ऐसे गोला सा रहता था, उसी पे मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते थे। ठीक है, और डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणियाँ थी। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरा चित्रित मृदभांड। ठीक, एक जैसे ऐसे ही लाल रंग वाला बर्तन बन गया, दूसरा जो हमने अभी भी देखा था काले रंग के जो चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, तो देखिए, मृदभांडों को बनाने के लिए मिट्टी में रेत का मिश्रण कर दिया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी और इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। ऑप्शन है ए पूर्व आर्य, बी उत्तर वैदिक काल, सी मौर्य काल, या फिर डी कुषाण काल। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य या प्री आर्यन एरा से भी शुरू हो गया था। कैसे? तो भैया देखो, जो मातृ मूर्तियाँ मिली थी इनके आधार पर आप अंदाज़ा लगा करके अपने प्रश्न को सही कर सकते थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मूर्ति पूजा की बात की गई। अभी हम मौर्य काल जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी एक मूर्ति पूजा के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ नहीं बताऊँगा, वहाँ बताऊँगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल में माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिए, उदाहरण स्वरूप मातृदेवी की मृण मूर्तियाँ और मुहरों पर प्राप्त चित्र। नेक्स्ट प्रश्न में बताया गया, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। ऑप्शन है ए गाय, बी हाथी, सी गैंडा और डी बाघ। टेराकोटा कलाकृतियाँ कैसी होती हैं? जो मिट्टी, पकी हुई मिट्टी की कलाकृतियाँ बनती है उन्हें टेराकोटा बोलते हैं। ठीक है, चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गाय। ठीक, यहाँ देखिए, हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि किसका किसका मिलता है? हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण
भेड़ आदि का अंकन मिलता है। गाय को जो है महत्व वैदिक काल में ही प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन है ए चौदाड़ो, बी कोटदीजी, सी सोहगौरा या फिर डी देसलपुर। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोहगौरा जो है यह एक हड़प्पन स्थल नहीं है। बाकी चौदाड़ो, कोटदीजी और देसलपुर यह तीनों ही हड़प्पन स्थल है। आइए देखिए यहाँ बात करते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो देखिए सोहगौरा जो है यह एक मौर्यकालीन स्थल है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला था? तो मौर्य काल का ताम्र अभिलेख मिला है यहाँ से। ठीक है, सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। ठीक, यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं जिसमें से यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। ठीक, मौर्यकालीन अन्नागार कहाँ था? तो मौर्यकालीन अन्नागार भैया सोहगौरा में था। सोहगौरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गाँव है। बाकी अन्य तीनों के बारे में देखिए। तो चौदड़ो और कोटदी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक, चौदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और देसलपुर गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ मैच कराने के लिए है, जल्दी से आप वीडियो को पॉज कीजिए और मैच कराइए, फिर मैं ऑप्शन या कूट की तरफ चलता हूँ। चलिए, अब तक आपने जो है मैच करा लिया होगा। आइए यहाँ देखिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 2 1 4 3। ठीक, यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन उल्टा सीधा दिया हुआ है। यहाँ से देखिए, यहाँ ज़्यादा आसानी होगी। देखिए लोथल से भैया मिला था एक गोंदीवाड़ा। ठीक, गोंदीवाड़ा जिसे पत्तन या फिर बंदरगाह भी बोलते हैं, वह कहाँ से मिला है? लोथल से। कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। ठीक है, धौलावीरा से क्या मिला है? बताइए फिर से। धौलावीरा से मिला है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनावली से अब एक ही ऑप्शन बचा है, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, यह बनावली से प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो में, बी कालीबंगा में, सी लोथल में या फिर डी सी हड़प्पा में या फिर डी लोथल में। देखिए डिस्कशन का यह मतलब नहीं कि आप इस बुक को परचेज ही ना कीजिए, बहुत अच्छी बुक है और कम से कम 30 प्रश्न आपके पीसीएस की परीक्षाओं में यहाँ से ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, 30 मिल जाएंगे। हिस्ट्री का कोई प्रश्न इससे ज़्यादातर होता है कि बाहर नहीं ही जाता है। कैसे? सिर्फ ऑप्शन से ही। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह ऑप्शन के साथ बताता है, सभी ऑप्शनों के बारे में बताता है, प्रश्न के सही उत्तर के बारे में बताता है और साथ ही साथ कुछ अन्य चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर देता है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, बताइए, अभी भी बात हुई थी। इसका सही नंबर आंसर है कालीबंगा से जुते हुए खेत के साथ मिले थे। ठीक, यह कहाँ पे है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। अभी कौन कहाँ है इसके बारे में बात हो जाएगी, आएगा प्रश्न आएगा, इंतज़ार कीजिए। चलिए बताइए इसका सही आंसर। वीडियो पॉज करिए और फटाक से मैच कराइए। अब तो आसान है ना, ऊपर नीचे कूट भी दिख रहा है आपको। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कैसे? तो हड़प्पा से समाधान R37 प्राप्त हुआ है, लोथल से गोंदीवाड़ा मिला है, कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं और मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा यहाँ से क्या मिला है? एक विशाल स्नानागार भी मिला है, स्नानागार। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। टेस्ट की वीडियो भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी जल्दी से जल्दी, कभी भी मिल सकती है क्योंकि टेस्ट हमेशा सरप्राइज होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी 2 सूचियाँ दी हुई, आपको सुमेलित कराना है। वीडियो पॉज करिए और फटाक से सुमेलित करवाइए। सुमेलित करवाने वाले मज़ा लिया करिए क्योंकि इसमें कई चीज़ें एक ही क्वेश्चन से पता चल जाती हैं, है कि नहीं। चलिए,
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा देखिए, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। हस्तिनापुर आपका गंगा नदी के तट पर है, ये है ना गंगा, ऊपर कहाँ जा रहा था। नागार्जुन कोंडा कहाँ है, तो नागार्जुन कोंडा आपका कृष्णा नदी के तट पर है। और पैठन आपका गोदावरी नदी के तट पर है। ठीक, 2 3 4 1। यहाँ पर देखिए फिर से बताया गया, फिर से आपको बता दूं तो हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर है, हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर है, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के तट पर, और पैठन गोदावरी नदी के से संबंधित है। ठीक, चलिए यहाँ भी वीडियो पॉज करिए और फटाक से मैच कराइए। चलिए अब तक आपने मैच करा लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 2 1 4। ठीक, हड़प्पा कहाँ है, बात हुई है ना, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। कालीबंगा आपका घग्घर नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है। और रोपड़ कहाँ पे है, तो रोपड़ सतलज नदी के तट पर है। ठीक, हड़प्पा रावी नदी के तट पर, कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर, और रोपड़ सतलज नदी के तट पर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन है ए व्यास, बी सतलज, ज़्यादा टाइम लेने की इस प्रश्न में ज़रूरत नहीं है, सी रावी, या फिर डी घग्गर। बार बार देख रहे हैं, हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर स्थित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। टाइम देख लें, टाइम अभी है। पूछा जा रहा है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, या फिर डी कालीबंगा। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, ज़्यादा प्रश्न डिस्कस हो जाए ना। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, सबसे बड़ा या महान स्नानागार वो जिसे बोलते हैं वह है मोहनजोदड़ो में स्थित है। इसकी लंबाई चौड़ाई वैसे जानने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए, इसकी लंबाई जो है 55 मीटर है और चौड़ाई जो है 33 मीटर है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न बताइए विशाल स्नानागार किस पुरास्थल से पाया गया है। ऑप्शन है ए रोपड़, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा। अभी अभी देखा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। बताइए, ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी माँ त्रिदेवी की उपासना की जाती थी, या फिर डी लोग लोहे से परिचित थे। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यह कथन जो है असत्य दिया हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। बाकी नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, और माँ त्रिदेवी की उपासना भी की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखिए एक चीज़ और, यह सभ्यता कौन सी युगीन सभ्यता थी, तो यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, और यहाँ के लोग लोहे से अपरिचित थे या फिर लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी इन्हीं सब चीज़ों की रिपीटेशन है आगे, या पुनरावृत्ति की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, यहाँ पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन है पहला है अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, तीसरा अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, एवं चौथा अपने उद्योगों के लिए। कूट दिया हुआ, इससे आंसर बताना है। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 1 2 और 3, सी 2 3 और 4, या फिर डी उपर्युक्त सभी। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ठीक, यानी कि सभी कथन सही है। यह अपने नगर नियोजन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, साथ ही साथ कृषि संबंधी कार्य और अपने उद्योगों के लिए यह सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में, तो देखिए सैंधव सभ्यता जो है कि इसकी प्रमुख विशेषता तो इसका नगर नियोजन थी। इसके अलावा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। ठीक, हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी, साथ वही जुते हुए खेत
ठीक, कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्टे, मनकों के निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य भी प्राप्त हुए। ठीक, इसीलिए सभी चारों कथन सही है। नेक्स्ट बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, स्थानों के बारे में, यह हड़प्पन स्थल है और यह स्थान है। ऑप्शन है ए, इसे तो आप पढ़िए ना यार, मैं पढ़ूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? हरियाणा में तो नहीं है। बाकी आलमगीरपुर देख लीजिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, रोपड़ पंजाब में। ठीक, अब बताइए कालीबंगा के बारे में बात की थी ना, यह कहाँ पे है? यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है जरा बताइए तो, अभी भी बात हुआ था। यह घग्घर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? तो घग्घर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, इसकी खोज जो है वर्ष 1951 में अलमंदा घोष ने की थी। ठीक, 1951 में अलमंदा घोष ने कालीबंगा स्थल की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप नीचे जो कूट दिया हुआ है इससे सही उत्तर का चयन करना है। पहला है कालीबंगा, दूसरा लोथल, तीसरा आलमगीरपुर, चौथा हुलास। कूट दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है 1, 2, 3, 4 यानी सभी चारों, ऑप्शन बी में 1 और 2, ऑप्शन सी में है 2, 3 और ऑप्शन डी 3 और 4। चलिए, उत्तर प्रदेश में यह दोनों स्थल है, आलमगीरपुर और हुलास, यानी कि कौन सा विकल्प सही है? विकल्प संख्या डी सही है हमारा। ठीक, यहाँ देखिए कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। ठीक, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। लोथल गुजरात में भुगवा नदी के किनारे स्थित है। बस। ठीक, अब आगे देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुलास जो है यह सहारनपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है ए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी, बनावली हरियाणा में। अरे यार ऐसे तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको आप पॉज करिए और पढ़ाइए, बताइए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में। तो राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी भैया हरियाणा के हिसार जिले में घग्घर नदी के तट पर स्थित है। ठीक, बनावली और कालीबंगा दोनों एक ही नदी के तट पर स्थित है, वह है घग्घर नदी। यहाँ देखिए राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्घर नदी तट पर स्थित है। ठीक, इसकी खोज जो है 1969 में सूरज भान ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। इसे आप वीडियो को पॉज करिए और मैच कराइए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, मांडा कहाँ है? मांडा जम्मू और कश्मीर में है। दैमाबाद बार बार बात हुई महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ देखिए हरियाणा के हिसार जिले में घग्घर नदी के तट पर स्थित है राखीगढ़ी। ठीक है, फिर से बता दूँ तो नीचे बताता हूँ एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, एक चीज़ किया करिए ना, इंडिया का मैप आप गूगल में सर्च करिए सैंधव सभ्यता के पीरियड का। ठीक है, और फिर जब वो मैप आप खोल करके देखेंगे और फिर इन डिस्कशन के कंटिन्यू करेंगे ना, तो आपको ये सारी जगहें कौन सी कहाँ पे हैं, किस प्रकार से, वह सब याद हो जाएंगी। दूसरा चीज़, अभी आप वीडियो को देखिए, वैसे ही जैसे ही देखिए उसके थोड़ी देर बाद जा करके फटाक से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, रिवीजन कहाँ से करेंगे? रिवीजन बुक से करिए। रिवीजन आपको बुक से करना है। आपके पास कोई भी एडिशन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पढ़ाना था तो मेरे पास नया एडिशन होना ज़रूरी था। ठीक है, ताकि जो क्वेश्चन ऐड हुए हैं उनको अलग से आपको बताया जा सके। ठीक, वैसे प्रयास किया करिए कि आपके पास हमेशा जो है नया एडिशन ही रहे, ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि कुछ लोग 2013 के एडिशन से भी अभी तक पढ़ रहे हैं।
यह सही नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, मांडा जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। ऑप्शन है पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चौंदड़ो, चौथा सुरकोटडा। नीचे जो कूट दिया हुआ है इससे अपना उत्तर बताना है। पहला है 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, सी है 2, 3 और 4 या फिर डी 2, 1, 2, 3, 4। तो बताइए कौन सा स्थल जो है यह सिंध में अवस्थित है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2, 3। ठीक, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो और अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कोट दीजी। यह सभी स्थल जो है पाकिस्तान के जो है सिंध प्रांत में अवस्थित हैं। ठीक, कोट दीजी, चौंदड़ो और मोहनजोदड़ो, यह तीनों स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हैं। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए सुरकोटडा कहाँ है, तो सुरकोटडा भैया गुजरात में है और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है। कहाँ पर, पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा स्थल है। मोहनजोदड़ो जो है और चौंदाड़ो सिंध प्रांत में स्थित है, वहीं सुरकोटडा गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है ए भारत के गुजरात राज्य में, बी भारत के पंजाब राज्य में, सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या फिर डी अफगानिस्तान में। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि ऐसा करते हैं, नहीं बात कर ही लेते हैं। चलिए, चौंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। ऑप्शन है ए J.H. मैके ने, बी सर जॉन मार्शल ने, सी I.M. व्हीलर ने या फिर डी सर R.L. स्टीन ने। बात ये है ना कि करीब करीब इसमें 70 से 75 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो 35 दो बार में कर लेंगे हम। ठीक है, एक तो आप लोग करते क्या है कि वीडियो की शुरुआत करते हैं फिर अंत तक नहीं पहुंच पाते हैं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, बताइए इसके बारे में बात की गई है। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए J.H. मैके ने चौंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। ठीक है, आइए देखिए एक्सप्लेनेशन। देखिए, मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चौंदड़ों की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में N.G. मजूमदार ने किया। ठीक है, और वर्ष 1935 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया। ठीक, मैके यानी J.H. मैके ने। सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो N.G. मजूमदार ने की थी। ठीक, यह स्थल है कहाँ, तो मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी लोथल या फिर डी आलमगीरपुर। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, लोथल जो है आपका गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। ऑप्शन है ए पंजाब में, बी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में या फिर डी राजस्थान में। तो देखिए, रंगपुर जो है यह सौराष्ट्र में स्थित है। यह हड़प्पा की समकालीन ही सभ्यता थी एक दूसरी। ठीक, यह देखिए कहाँ पर थी, सौराष्ट्र में थी, यह तो पता चल गया, लेकिन यहाँ से क्या क्या और साक्ष्य मिले थे। तो रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा